हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सैप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 और वो है दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। देखिए, दुग्ध रसायन या डेयरी केमिस्ट्री के अंदर अपन दूध के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। दूध की विभिन्न परिभाषाएं क्या होती है, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। अब अपन चर्चा करने वाले हैं दूध के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के अवयवों के बारे में, यानी कि दूध का संगठन क्या होता है, इस दूध के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए और साथ के साथ समझने का आप लोगों को प्रयास करना है और लिखते हुए भी इसको चलना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, इस तरफ हेडिंग है अपना दूध के अवयव, ठीक है। हेडिंग है दूध के अवयव, ठीक है। अवयव बोलो, घटक बोलो, बात एक ही है। देखो भाई, दूध की अपन बात करें तो आप लोग जानते हैं दूध एक अपारदर्शी द्रव होता है। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आप लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। दूध का ग्लास आपका भरा हुआ है, अब यदि उसमें आप लोग आर पार देखना चाहें तो दूध के ग्लास के आर पार आप लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो अपारदर्शी होता है। इसके अलावा बात करते हैं तो इस दूध के अंदर विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे कि दूध के अंदर आपकी प्रोटीन होती है, वसा होती है। इसके अलावा बात करें अपन तो प्रोटीन वसा के साथ शर्करा होती है ना, खनिज होते हैं, और बात करते हैं अपन यहाँ पर जल होता है मुख्यतः। तो विभिन्न प्रकार के अवयव जो हैं इस दूध के अंदर पाए जाते हैं, और ये दूध के अंदर जो अवयव होते हैं ये भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं। और देखो क्या होता है, दूध जो होता है ना, जैसे गाय के दूध में ये अवयव अलग मात्रा में होंगे, भैंस के दूध में ये अलग मात्रा में होंगे, अन्य कोई जानवर है उसके दूध में ये अलग मात्रा में होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, देखो कि प्रत्येक प्रकार के दूध में इन अवयवों की मात्रा भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब देखो, ये जो अवयवों की मात्रा भिन्न क्यों है, जबकि है तो सभी दूध, पर फिर इनमें मात्रा भिन्न क्यों है। तो ये जो भिन्नता होती है ना दूध के अंदर इन अवयवों की मात्राओं में, शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, है ना, आपके जल की मात्रा, तो इनमें भिन्नता क्यों है, इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कि एक तो पशुओं की नस्ल अलग अलग है, जानवरों के प्रकार अलग अलग है, तो उनमें दूध का संगठन अलग अलग होगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो देखो उनकी आयु से भी ये प्रभावित होता है, ठीक है। जो ब्यात के समय जो पशु है उसके दूध के अंदर संगठन अलग होगा, और जब उसको पशु जन्म का बहुत टाइम हो चुका है, जो पशु जो है, पशु के अंदर शिशु का जन्म हुआ और शिशु के जन्म होने के बाद बहुत समय गुजर चुका है, यानी कि आपका ब्यात का जो समय होता है वो बहुत टाइम पहले हो चुका था, तो उस समय बाद संगठन अलग होगा। पशुओं की आयु पर भी ये निर्भर करता है, पशुओं की किस्म पर भी निर्भर करता है। जैसे गाय की अलग अलग किस्में हैं तो उनके अंदर संगठन अलग अलग होगा। तो विभिन्न कारणों से जो है इस दूध के अवयव भिन्न भिन्न मात्राओं में जो है पाए जाते हैं दूध में। अब कौन कौन से अवयव किस प्रकार से कौन सी पशु के अंदर ये पाए जाएंगे, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा अपन शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। तो इसको नोट करना अपन शुरू करते हैं कि दूध, ठीक है, दूध एक अपारदर्शी द्रव होता है। अपारदर्शी द्रव होता है। इसमें विभिन्न अवयव जैसे वसा, प्रोटीन, शर्करा, वसा, प्रोटीन, शर्करा को अपन यहाँ पर लैक्टोज मुख्यतः बोलते हैं,
शर्करा को क्या बोलते हैं अपन? मुख्यतः यहाँ पर कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज अपन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लैक्टोज खनिज पदार्थ एवं जल होते हैं। तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ये अवयव यहाँ पर उपस्थित होते हैं। दूध में विभिन्न अवयव समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। दूध में ये अवयव समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। इनमें सदैव भिन्नता पाई जाती है, यानी इनकी मात्रा जो होती है, इनकी मात्रा में सदैव भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के निम्न कारण होते हैं। अब देखो, ये जो भिन्नता इनके अंदर पाई जाती है, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो देखो भाई, पहला कारण तो होता है पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा। पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा, यानी पशुओं को आप लोग कौन सा आहार दे रहे हैं, कौन सा चारा उनको खिला रहे हैं, इससे भी दूध के अंदर संगठन अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। आगे बात करें अपन दूसरा, तो वो है आपका पशु की उम्र, यानी कि पशु जो होता है उसकी उम्र भी दूध के संगठन को प्रभावित करती है। यदि बूढ़ा पशु है तो उसके दूध का संगठन अलग होगा, जवान पशु है तो दूध का संगठन अलग होगा। पशु की उम्र जो होती है ये भी इसको प्रभावित करती है। तीसरा बात करें अपन, तो तीसरी होती है जलवायु। ठीक है ना। जलवायु भी इसको प्रभावित करती है, पशु की किस्म भी इसको प्रभावित करती है। ठीक है ना। ब्यात की समय भी इसको प्रभावित करता है। तो बहुत सारे इसके कारक होते हैं, मुख्यतः 3 कारक हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो जलवायु आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप लोग देख लेंगे यहाँ पर, और भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई दी है साथ में, तो उसको भी लिखा देते हैं अपन कि पशु की जो किस्म होती है ना, पशु की किस्म, जैसे कि अपन बात करें कि गाय का दूध का संगठन अलग होगा, भैंस के दूध का संगठन अलग होगा, भेड़ के दूध का संगठन अलग होगा, बकरी के दूध का संगठन क्या होगा, अलग होगा। तो पशु की किस्म आदि ये सभी जो होते हैं, ये सभी आपके इस दूध के अंदर इन विभिन्न अवयवों की मात्रा में भिन्नता के लिए जिम्मेदार होते हैं। आ जाएगी बात समझ में। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ। तो देखो भाई, दूध में पाए जाने वाले जो अवयव होते हैं उनको उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। दूध में पाए जाने वाले अवयवों को उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 2 भाग कौन से होते हैं? तो
तो देखो पहला तो होता है वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ और जल, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसमें होता है पहला वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ और बी होता है जल। यानी कि देखो यहाँ पर दूध के अंदर बात करें ना तो आपको पता होना चाहिए दूध के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, जल होता है। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, जल होता है। और उसके बाद अन्य जो पदार्थ बचे उसको बोलेंगे अपन वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, जल है। इसके अतिरिक्त कौन है, तो वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ है। तो इस प्रकार से अवयवों को उपस्थिति के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ और जल, ठीक है ना। अब अपन को एक एक अवयव को बहुत विस्तार से यहाँ पर पढ़ना है, तो उसको अपन ध्यान से यहाँ पर इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो दूध के विभिन्न प्रकार के अवयव निम्न प्रकार हैं। दूध के विभिन्न प्रकार के अवयव निम्न प्रकार हैं, ठीक है भाई। तो इसके अवयव कौन कौन से अवयव इसके अंदर होते हैं एक एक करके अपन पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। सबसे पहला होता है दुग्ध वसा। पहला कौन सा होता है, दुग्ध वसा होती है भाई। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी दूध के अंदर वसा जो होती है वो किस रूप में पाई जाती है, क्या इसका संगठन होता है, इस सब के बारे में यहाँ पर बहुत विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और चर्चा करते हैं अपन दूध वसा के बारे में बहुत ही विस्तार से, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। साथ के साथ आप लोगों को नोट भी करते रहना है, और कहीं पर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। पढ़ाई आप लोगों को करती रहनी है और इस कम हुए सिलेबस का आपको लाभ उठाना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ाई करते रहें और समझते रहें। अब अपन बात करते हैं दूध वसा के बारे में, दुग्ध वसा के बारे में। तो देखो दूध वसा जो होती है, ध्यान से इसको देखिए। दुग्ध वसा, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका है दुग्ध वसा, कि ये दूध का मुख्य अवयव होता है और इसी में सर्वाधिक भिन्नता देखने को मिलेगी। यानी अलग अलग प्रकार के जो पशु होते हैं, जैसे कि गाय के दूध की बात करें, भैंस के दूध की बात करें, भेड़ या बकरी के दूध की बात करें, तो इस विभिन्न प्रकार के पशुओं के दूध के अंदर सबसे ज़्यादा जो भिन्नता देखने को मिलती है ना, वो इसी घटक के अंदर देखने को मिलेगी, दूध वसा के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो वसा दूध में पायस के रूप में उपस्थित रहती है, यानी कि यह दूध में पायस के रूप में उपस्थित रहती है, पायस के रूप में उपस्थित रहती है। और ध्यान रखें पायस के रूप में होने के कारण ही इसका पाचन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। उपस्थित रहती है इसलिए इसका पाचन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इसका पाचन क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। आगे चर्चा करें अपन यहाँ पर, तो देखो दूध में उपस्थित वसा गोलिकाएं जो होती है,
ने आसानी से अपन अलग कर सकते हैं, यानी कि दूध में वसा गोलिकाओं के रूप में, किस रूप में पाई जाती है? हाँ, गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। अब देखो भाई, गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, इसीलिए आप लोग आसानी से उसको यहाँ से अलग कर लेते हैं, मक्खन के रूप में, क्रीम के रूप में इसको अलग कर लेते हैं और आप लोग घी यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो घी क्यों प्राप्त कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उस दूध के अंदर वसा किस रूप में है? गोलिकाओं के रूप में है, और गोलिकाओं के रूप में होने के कारण इसको आप लोग आसानी से वहाँ पर अलग कर सकते हैं। पाई जाती है इसलिए इसे आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। और इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग आसानी से यहाँ से घी प्राप्त कर लेते हैं, मक्खन प्राप्त कर लेते हैं। वो वसा ही तो है एक प्रकार की, ठीक है। अब बात करें अपन यहाँ पर कि दूध वसा के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो देखो, दूध वसा जो होती है ना, दूध वसा में मुख्य अवयव, दूध वसा में मुख्य अवयव वास्तविक वसा, फास्फोलिपिड, वास्तविक वसा यानी ट्रू फैट, फास्फोलिपिड, इसके अलावा बात करें अपन तो स्टीरोल तथा स्वतंत्र वसीय अम्ल, स्टीरोल तथा स्वतंत्र वसीय अम्ल, स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। हाँ, स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। दूध वसा में सर्वाधिक, दूध वसा में सर्वाधिक, यदि अम्ल की बात करें तो दूध वसा में सबसे ज़्यादा जो वसीय अम्ल पाया जाता है वो ओलिक अम्ल होता है। कितना होता है? ओलिक अम्ल की अपन बात करेंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है और ये होता है 33% मात्रा में, ठीक है। 33% सर्वाधिक ओलिक अम्ल 33% एवं पामीटिक अम्ल 25% मात्रा में पाए जाते हैं। यानी ये दो अम्ल जो होते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वसा के अंदर। ओलिक अम्ल 33% और पामीटिक अम्ल 25% मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। दूध वसा में कुल मिलाकर 43% असंतृप्त वसीय अम्ल तथा 57% संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। यानी कि दूध वसा में 43% असंतृप्त तथा 57% संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है। आप लोग जानते हैं वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है। ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है और इस
वसा की बात करें तो 1 ग्राम दुग्ध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, 1 ग्राम दुग्ध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है भाई। और लगभग 55 से 60% दूध की ऊर्जा केवल दूध वसा से ही आती है और लगभग 55 से 60% दूध की ऊर्जा दूध वसा से ही प्राप्त होती है। यानी कि आप लोगों को दूध से जितनी ऊर्जा मिलनी होती है ना, उस दूध से मिलने वाली ऊर्जा का 55 से 60% तो आप लोगों को कौन देती है? यही दुग्ध वसा देती है। इसीलिए बोलते हैं अपन कि दूध के अंदर दूध वसा जो होती है ये बहुत अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी दूध के अंदर जो ये वसा है ना, इस वसा की उपस्थिति के कारण ही दूध के अंदर वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के ये सब प्रचुर मात्रा में दूध के अंदर पाई जाती है। ठीक है। सामान्यतः गाय के दूध में, अब देखो इनमें अपन गाय व भैंस की मुख्यतः बात करते हैं यहाँ पर, तो सामान्यतः गाय के दूध में 4.8% वसा पाई जाती है। भाई कितनी पाई जाती है? 4.8%। कोमा मुर्रा भैंस के दूध में, मुर्रा भैंस के दूध में 7.6% तथा मानव दूध की बात करें तो मानव दूध में 3.7% दुग्ध वसा पाई जाती है, दुग्ध वसा पाई जाती है। ठीक है भाई। तो ये है अपनी दूध वसा के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है, और ये पहला अवयव आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लें और साथ के साथ आप लोग उसको समझते भी चलें। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।